देखना यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में हम आपको बताते हैं। ग्रेविटेशन हमें पढ़ना कहाँ से पढ़ा और क्यों पढ़ा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, न्यूटन। न्यूटन साहब क्या थे, एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और जब वहाँ पे बैठे हुए तो अचानक से उनके ऊपर क्या हुआ, एक एप्पल सेव जो होती है क्या हुआ, नीचे आकर के गिरा। जैसे वो नीचे उनके सर के ऊपर गिरा और फिर उन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि हम इसको ऊपर फेंकें, तो बार बार जब वो ऊपर फेंकने की ट्राई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा था, फ्रूट बार बार नीचे ही आ रहा था। तो उनके मन में ऐसे सरप्राइज आया कि आखिर में ऐसा क्या है अर्थ के पास या जो कि बार बार हम उस चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन वो चीज़ें क्या आ रही है, नीचे आ रही हैं, तो ऐसी क्या है। तभी से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चमेंट के बाद उन्होंने क्या निकाला कि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तभी से हमें क्या पढ़ना शुरू मिल गया, ग्रेविटेशन चैप्टर हमें पढ़ने को मिला। अब देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा पढ़ना क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको समझना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करने के बाद खींचेगी उसको। तो अट्रैक्शन करेगा, तो अट्रैक्शन करने के लिए, खींचने के लिए क्या चाहिए, फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इट मीन्स ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का। जो भी खींचा जा रहा है, किसी भी चीज़ को आप खींच रहे हो तो फोर्स लगाओगे तभी तो खींचोगे। तो अगर आप उसको खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसके मास के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा। मान लो अगर आपके पास ही वो दोनों ऑब्जेक्ट होता तो आप उसको अट्रैक्ट क्यों करते, आखिर कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है। मान लो एक यहाँ पे है, एक 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या होता है, उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचती है। तो खींचने की कंडीशन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है उनके डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका देखना केस समझना, क्या बताया, सपोज मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए ले लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, बी ले लिया। ये ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा और फिर अगेन ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इनको खींचेंगे। ए बी को खींच रहा है और बी किसको खींचेगा, एक। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। तो मान लो जो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है उसको हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। डी से इंडिकेट कर लिया, या तो पूरा का पूरा डिस्टेंस लिख दो, नहीं तो फिर क्या कर दिया हमने, डी से इसको लिख दिया। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है, मतलब इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या लग रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स जो इन दोनों ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, मास ले लेती हूँ। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या ले लिया, m1 ले लिया, और इसको क्या ले लिया, m2 ले लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था इसलिए m1 ले लिया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट था इसलिए m2 ले लिया। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो मास है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसका प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट का। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट करूँ तो प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो मैं ऐसा कर दूँ, m1 मल्टीप्लाई m2 लिखो। अब बताओ यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐसा ही लिख दोगे कंबाइन करके m1 m2। तो यहाँ से क्या कर लिया हमने, इसके इक्वेशन 1 ले लिया। अगेन सेकंड वालों के लिए आप क्या करोगे, मास के लिए बता दिया। अगेन फिर आपका फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर क्या मैं ऐसा लिखूँ, इन्वर्सली का मतलब क्या होता है और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर एक को आपने इंक्रीज किया तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर आप दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं तो पहले वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डायरेक्टली में क्या होता है, इंक्रीज किया तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज किया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको कर लिया इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो उस कंडीशन में क्या कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, फोर्स प्रोपोर्शनल है किसका, पहले मास के प्रोडक्ट का, मास का प्रोडक्ट लिख लिया, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये क्या है आपका नीचे है। देखना यहाँ पे
डिस्टेंस आपका क्या है, डिवाइड में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको मैंने डिवाइड में कर दिया। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ से जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो वैसे नॉर्मल कांस्टेंट क्या आता है, के आता है, के ले लेते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में हम कांस्टेंट क्या लेते हैं, जी लेते हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके क्या कर लिया, कैपिटल जी ले लिया, m1 m2 अपॉन क्या कर दिया, d स्क्वायर कर दिया। क्या यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी चीज़ में? तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से एक फार्मूला बन गया फोर्स का, फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। F का मतलब फोर्स हो गया, G का मतलब क्या लिखा मैंने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A, मतलब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट हमने A लिया उसका मास है, और जो हमारा m2 है वो क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट B, और मास हमेशा किस में लेते हैं, kg में लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो D है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर, ये ऑब्जेक्ट आपका ये है, ये ऑब्जेक्ट ये आपका ये है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेकर के और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेकर के दोनों का क्या है, डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और जी के बारे में मैंने बता दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखना ये कैसे होता है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फोर्स इक्वल टू यही बता थी, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। इसमें आपको जिसकी जिसकी यूनिट पता है उसकी आप पुट ऑन कर दो, उसके बाद मोस्टली जो बचा हुआ रहेगा क्या निकल जाएगा आपको। फोर्स का यूनिट क्या पता है आपको, न्यूटन होता है, इक्वल टू कैपिटल जी तो हमें निकालना है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब ये क्या है आपका, कैपिटल जी की हम निकालने जा रहे हैं, तो कैपिटल जी की निकालने हैं। मास का यूनिट पता होगा क्या होता है, केजी होता है, तो पहले वाले मास का केजी हो जाएगा, तो दूसरे वाला मास का भी तो केजी होगा। डिस्टेंस बताया था किस में लेना होता है, मीटर में लेना होता है, तो डिस्टेंस अगर आप मीटर में लोगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है ये इधर डिवाइड में है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन इंटू क्या कर दोगे, मीटर स्क्वायर इक्वल टू जी, के जी इंटू के जी क्या हो जाएगा आपका, के जी स्क्वायर। तो मैं कंबाइन करके ऐसे लिख देती हूँ, के जी स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएंगे आपके, के जी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये डिवाइड में अगर लिखा हुआ है, कहीं पे आपको लिखा रहता है 2/3, क्या इसको आप ऐसा ही लिखते हो 2/3? तो अगर आप इसको 2/3 लिखते हो तो कैपिटल जी की वैल्यू आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, कैपिटल जी की जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख दो, तो ये आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। एक इसमें आती है इसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, जो कि आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। क्लियर? कहीं पे आपको ये चीज़ लिखा रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, या फिर ये पर जो स्लैश का साइन डाला हुआ है अगर इसको हटा दे तो आपको ऐसा भी लिखा रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर -2, क्योंकि आपको पता होगा डिवाइड में रहता है, तो जब ये अपॉन ऊपर जाएगा तो पावर किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है तब भी सेम चीज़ें हैं, ऐसा लिखा हुआ है तब भी सेम चीज़ें हैं, कहीं आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है अपॉन में, और अगर वो डिवाइड में लिखा हुआ है और अगर वो ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा तो सीधे पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर? जैसे एज लाइक देखो एक और बता रही हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये जो स्लैश का साइन इसको हटा दिया, तो स्लैश का साइन हटाओगे तो क्या लिखा जाएगा आपका, -2। तो पावर डिवाइड में रहता है पॉजिटिव पावर, लेकिन जैसे वो मल्टीप्लाई में चला जाता है ऊपर के फॉर्म में तो पावर क्या हो जाती है आपके, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? देखना यहाँ पे जो अभी फॉर्मूला बताया मैंने उसके बेस पे एक क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है जिसमें पहला ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अर्थ है,
और सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, मून है। इन दोनों ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखे हैं। हमें निकालना क्या है, क्या बोला है, फोर्स ऑफ, जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें है आपका, मास ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है, अर्थ का जो मास दिया हुआ है आपका 6 × 10⁻24 kg दिया हुआ है। अगेन आपका दूसरी जो, ये पहले ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है आपका वो मून है। तो मून का जो मास दिया हुआ है वो आपके दे रखे हैं 7.4 × 10⁻22 kg। इसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस की वैल्यू आपकी दे रखी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। बट आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट बताया था कि मास केजी में लेते हैं और डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो एक किलोमीटर को क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो जैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसको आप क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो 3.84 × 10⁻, इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। अब देखो इसको आप फर्दर क्या लिखोगे, 3.84 × 10⁵ ये हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा, 3.84 × 10⁵ और 1000 कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा 10⁻3। आपको पता होगा सेम बेस होने पे पावर दोनों क्या हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.84 × 10⁸ और ये मीटर में आ गया। हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका दो ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट ये अर्थ हो गया और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ये मून है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी आपको गिवन है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी गिवन है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स का जो फार्मूला होता है हमने पढ़ा है अभी, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो G की वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये लेने हैं 6.67 × 10⁻11। तो G की वैल्यू पुट कर दिए। अगेन फिर आपका m1 है, m1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अर्थ है तो इसकी मास डाल दोगे 6 × 10⁻24। अगेन सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट आपका मून है, इसकी मास की वैल्यू आप डाल दोगे 7.4 × 10⁻22। नीचे आपको करने हैं डिस्टेंस, बट डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे 3.84 × 10⁻, आपका हो गया है 8 और इसका हो गया स्क्वायर। अब देखना फर्दर आप इसको आगे क्या करोगे, इनमें देखना 6.67 × 10⁻, आप ऐसा कर लें, यहाँ पे नंबर को अलग कर लो और पावर को अलग कर लेते हैं। तो 6.67 लिख दिया, दूसरे वाले का नंबर क्या हमारा दिया हुआ है 7.4 दिया हुआ है, बाकी पावर, एक पावर यहाँ पे है, दूसरा पावर यहाँ पे, इन दोनों पावर को यहाँ पे लिख देते हैं अलग करके 10⁻−11 और ये आपका है 10⁻22, दोनों पावर लिख दिया। और अगेन फिर नीचे आपका जो है एक पावर आपका यहाँ पे 10⁻−11 था, एक पावर यहाँ पे है और एक आपका यहाँ 6 वाले भी है। तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख दूँ, 6 यहाँ लिख दिया। दूसरी वाली पावर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 10⁻24। ये स्क्वायर है, स्क्वायर कहने का मतलब इसी चीज़ को आप दो बार लिख दो 10⁸ × 3.84 × 10⁸। अब फर्दर जब आप इसको आगे करोगे तो फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, नंबर को फिलहाल अभी रहने देते हैं ऐसे, जैसा है वैसा सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पावर को देखते हैं। पावर को आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या बचा हुआ है 6 × 6.67 × 7.4। ये देखो पावर 10⁻−11 और 10⁻22, तो 22 में से 11 सेम बेस होने पे पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 22 में से 11 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ तक 11 आ गया और अगेन फिर आप 11 में से 24 को ऐड ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 24 + 11 कितना हो जाएगा 35। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 10⁻35 अपॉन
नीचे वाले आपको सिर्फ सेम नंबर को हम इधर कर लेते हैं 3.84 इंटू 3.84। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पावर है 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 8, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8। अगेन फर्दर आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर फिर से सेम बेस है, दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 35 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 16, ऐसे होगा। अब देखो बेस सेम है बट ये अब मल्टीप्लाई में नहीं है, किस में है, डिवाइड में है। तो जब डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जा कर के आपका माइनस में हो जाएगा। तो जब ऊपर जा कर के आप इसको माइनस करोगे तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6.7 इंटू 7.4 इंटू, अब बताओ 10 टू द पावर 35 में से 10 टू द पावर 16 को माइनस अगर कर दूँ तो कितना आ जाएगा, क्या डायरेक्ट लिख दूँ 10 टू द पावर 19, यहाँ लिख दिया अपॉन, यहाँ पे बच गया 3.84 इंटू 3.84, पावर तो ख़त्म हो गया, पावर ऊपर चला गया। अब देखते हैं जहाँ जहाँ हमें डेसिमल दिख रहा है उन डेसिमल को क्या कर लेते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताओ यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, क्या अपॉन 10 हो जाएगा। अगेन फिर यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोनों में यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, क्या मैं दोनों 100 को ऊपर लिख दूँ, कैसे आया 200, ये क्लियर है क्योंकि इसका भी डेसिमल हट चुका है और इसका भी डेसिमल हट चुका है। अब बताओ ये दोनों 10 मिलकर के 100 हो जाएंगे तो एक 100 को कैंसिल कर देगा, एक 100 को क्या कर लिया, कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 6 इंटू 67 इंटू 74, सारे डेसिमल ख़त्म हो चुके हैं, इंटू 10 टू द पावर 19। क्या इसको 100 को आप ऐसा लिख सकते हो 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 100 ना लिख करके 10 टू द पावर 2 लिख दूँ अपॉन 384 इंटू 384। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फोर्स इक्वल टू हमारा आया है 6 इंटू 67 इंटू 74 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 384 इंटू 384। इसके बाद देखो यहाँ पे सेम बेस है, सेम बेस में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 इंटू 67 इंटू 74 इंटू 10 टू द पावर ये आ जाएगा 21 अपॉन 384 इंटू 384। फर्दर ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसको ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि इसके बाद बहुत होता है, इतना आपने बहुत स्टेप कर दिया। तो इसके बाद आप इसके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो और इसका काट पीट करके जो कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आएगा 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20। और ये आपने फोर्स निकाला है इसलिए फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, वैसे आपने ट्राई किया होगा, क्या आंसर निकाला हो तो पता नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें पहले ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। और कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर होगा जो उसको टिक करना था। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बच्चों का क्या होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या पता है, यही होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चे पता है क्या करते हैं, इसमें आपको इसमें सबकी वैल्यू पता है। कैपिटल G की वैल्यू तो जी के फॉर्म में आंसर दिया इसलिए हमें डालना नहीं है क्योंकि जी के फॉर्म में आंसर दिया है। तो कैपिटल G को कैपिटल G कर दिया। दोनों ऑब्जेक्ट का मास, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास दे दिया। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 5 और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 7 मीटर, यही दे रखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर इट मीन 7 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और फाइनली आंसर क्या निकाल लेंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू जी करोगे तो कितना हो जाएगा 10G हो जाएगा अपॉन 49 कह देते हैं। हमारा आंसर यही है। बट ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। देखो रियल आंसर इसका क्या होगा, हमें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था। तो फोर्स निकालना था तो इस कंडीशन में आप फिर से सेम फार्मूला यही रिपीट करोगे। क्या एक चीज़ मैंने इसमें बताया था, जो दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, बताए थे ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये होगा और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर क्या होगा, ये होगा।
तो बताओ ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है ना लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, तो इतना इधर कम पड़ रहा है और इतना इधर भी कम पड़ रहा है, दोनों साइड इतने इतने कम पड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरे की वैल्यू 2 मीटर दे रखा है, तो ये आधे की वैल्यू क्या 1 मीटर हो जाएगा। और इधर इस पूरे की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर होता है, तो ये आधा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रेडियस, तो दोनों का रेडियस को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 7 मीटर तो ऑलरेडी पहले से था, इधर से आपका 1 मीटर ऐड हो जाएगा और इधर से कितने मीटर ऐड हो जाएगा, 2 मीटर ऐड हो जाएगा। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 2 ऐड करोगे तो कितने आपके हो जाएंगे, 10 मीटर ऐड हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया कैसे डिस्टेंस हमने निकाला। वरना बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं चलो यहीं से कर दिया। क्या ये सही है, क्योंकि पता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, तो हमें सेंटर टू सेंटर लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें वैल्यू जब आप पुट करोगे, कैपिटल जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास ऑलरेडी वही है 2, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, अपॉन डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 10 का स्क्वायर करोगे, तो जैसे आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, 10 जी आ जाएगा, अपॉन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे g × 1 क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और अपॉन 10 हो जाएगा। ये भी आप किस में लिखोगे, फोर्स निकाले हो ना, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या क्लियर है ये, चलिए ठीक है। देखिए आपका आंसर ये आ गया, क्या आया, g/10 न्यूटन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए होते, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाले ऑप्शन सही है।